जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मलिक शफकत अवान साहब, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अब अचानक बातें करना शुरू हो गए हैं कि दिसंबर में हमारी हुकूमत आ जाएगी। असद कैसर साहब को मैं कल सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बन जाएंगे दिसंबर में। ये किसने सर आपको यकीन दिलवा दिया इस चीज़ का? जो हमारे केसेस पेंडिंग है कोर्ट्स में, जी हम ये समझते हैं कि ट्रिब्यूनल मेरिट पर उसका फैसला इतने तक जरूर कर देंगे, और अगर वो फैसला आता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 180 और 190 के दरमियान नेशनल असेंबली की सीट्स जीती हुई है। अगर वो वापस आती हैं तो इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब इस मुल्क के वजीर आज़म होंगे, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। अब वो सारे केस मैच्योर हो रहे हैं जो पेंडिंग है ट्रिब्यूनल्स में, और ट्रिब्यूनल को चेंज भी नहीं किया हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहबा ने। तो अब वही जो रेगुलर जजेस हैं हाई कोर्ट लाहौर के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो फैसला करेंगे। और हमें यकीन है कि अगर वो मेरिट पर फैसला होगा तो वो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना है, और हमारे लोग वापस असेंबली में आएंगे और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब इस मुल्क के वजीर आज़म होंगे, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। मलिक साहब, अगर आप लोग इतने पुरुमीद हैं कि ट्रिब्यूनल्स के फैसले आप लोगों के हक में होंगे, तो फिर जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, फिर मुज़ाकरात की मेज पर बैठने में जो है वो फिर रुकावट किस चीज़ की है? आप लोग पुरुमीद हैं कि ट्रिब्यूनल्स आपके हक में फैसले करेंगे, आपकी 180 से 90 सीटें आ जाएंगी। तो आज जो पब्लिक में एक बात है कि तहरीक इंसाफ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ डायलॉग नहीं कर रही, ये एतराज भी दूर हो जाएगा? मेरी बात सिर्फ थोड़ी सी सुन लीजिएगा जी प्लीज। मैं 20 दिन से अपने घर नहीं जा सका क्योंकि मुसलसल मेरे घर पर रेड हो रहा है। मेरे खिलाफ कोई FIR पेंडिंग नहीं है, मैं कोई डिफॉल्टर नहीं हूँ। मेरे वो छानबीन करते रहे हैं, आज तक 1 रुपया कहीं से उनको नहीं मिला, उसके बावजूद भी मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ। और हमारी जो टॉप लीडरशिप है, किसी के खिलाफ 50 FIRs हैं और किसी के खिलाफ 60 हैं, किसी के खिलाफ 70 हैं, किसी के खिलाफ 100 हैं। अब आप मुझे बताएं, इन हालात में आप ये हमें कहते हैं कि आप हमारे साथ आके मुज़ाकरात करें। हमारे सारे लोग इस वक्त, हमारे 94 MNAs कोई भी अपने घर में नहीं है। मैं बड़े यकीन से आपको कह सकता हूँ, सारे के सारे लोग डिफरेंट जगहों पर शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि बिला नागा सारे लोगों के घर पर रेड हो रहे हैं। और उन सारे लोगों में से कोई भी PO नहीं है, किसी के खिलाफ कोई ऐसी FIRs नहीं है जिनमें वो बेल आउट ना हुए हो, और नए पर्चे देकर तंग किया जा रहा है, बगैर FIRs के तंग किया जा रहा है। इससे ज्यादा आप किसी पॉलिटिकल वर्कर के साथ और क्या कर सकते हैं? डॉक्टर साहब, ये जो मलिक साहब बता रहे हैं, फिर इस रवैये के साथ फिर आप लोग भी, इसका मतलब है कि सीरियस नहीं है मुज़ाकरात को लेकर। आप लोग भी सिर्फ पब्लिक प्रेशर में बातें कर रहे हैं कि मुज़ाकरात करें, लेकिन उसमें सीरियसनेस नहीं है। आपने तो बड़ी पॉजिटिव बात की, वो भी कह रहे हैं कि ठीक है, लेकिन कोई जस्टिस तो दें गवर्नमेंट। अब उनके घरों पे रेड्स होंगे, उनको घरों में टिकने नहीं दिया जाएगा, फेक FIRs बकौल उनकी होंगी, तो क्यों वो बैठेंगे आपके साथ? बिल्कुल सही कह रहे हैं मलिक साहब कि ये अगर इस तरह की बात जो कि वो फरमा रहे हैं और अगर ग्राउंड रियलिटीज़ यही हैं, तो ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है। और इस तरह के हालात में कभी भी मुज़ाकरात जो है वो शुरू भी नहीं हो सकते। अगर यानी ये है कि ये तो बड़े सॉफ्ट, आपको एक जो है वो पहले अपना कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जब असेंबली का इजलास होता है तो सारे MNAs वहाँ पर मौजूद होते हैं और सारे ही वहाँ पर आते हैं। और अगर ये सूरत हाल ये फ्राइडे की प्रोटेस्ट की वजह से जो हुई है, अगर इसमें मलिक साहब फरमा रहे हैं, तो वो भी मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों को भी बैठ के हल करके, और जो है बजाय कि इस तरह का, क्योंकि इनके एहतजाजी जो तहरीक होती है वो बड़ी पुरतशद्दद होती है, और इनकी लॉकडाउन की, क्योंकि हम बताएं कभी पीपल्स पार्टी ने या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कभी कहा है कि भाई शहरों को लॉकडाउन कर दें, शहरों को बंद कर दें, और आप जो है वो बिल्कुल जिस तरह की इनके जो एटीट्यूड्स थे, मेरा ख्याल है उसी के वजह से दफ़ा 144 लगाई गई, ताकि ये लोग, क्योंकि ये अदालतों को भी इंश्योरेंस दे के कभी उस पर जो है वो नहीं करते, उस पर उसमें भी वो ये फिर जो है वो करते हैं। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं कि फेक FIRs हो रही हैं, ये तो बिल्कुल में टिकने नहीं दिया जा रहा। ये तो अगर मुज़ाकरात के हुकूमत भी जो गुज़िश्ता 5 साल में, इससे पहले के 16 माह निकाल दें, गुज़िश्ता 5 साल में हुकूमत ने भी सीरियसली इस इशू को इट मीन्स के टेबल पर नहीं रखा, इनके साथ मुज़ाकरात की जो बात है। और ये बात फिर दुरुस्त हो रही है कि हुकूमत चाहती नहीं है मुज़ाकरात हों, क्योंकि मुज़ाकरात होते हैं तो हुकूमत का खुद टिकना मुश्किल हो जाएगा।
मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी वजह है। 5 महीने का जो अरसा बड़ा मुख्तसर अरसा है, और उसमें मेरा ख्याल है जिस तरह बातचीत गुफ्तो शनीद की, और पीपल्स पार्टी और बाकी जमात इस्लामी और दीगर जमातें भी जो हैं वो आ गई हैं अब, और मौलाना फजलुर रहमान, अचकज़ई साहब सारे, तो मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह कोई ना कोई मुज़ाकरात की राह निकलेगी और ये सारे लोग जो हैं वो बैठेंगे, बशर्ते कि अपनी अना को और अपनी जो है वो उसको जो है वो पीछे रखें और मुल्क के मुफाद में, क्योंकि इस वक्त मुल्क के जो अवाम हैं वो इनकी महाजराइयों की वजह से बिल्कुल पिस रहे हैं, और जो है वो चाहते हैं कि मुल्क में एक ऐसी पॉजिटिव फ़ज़ा कायम हो, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बॉर्डर्स पे आपके सामने है कि किस तरह जो है KPK में और जो है कबायली इलाकों में जो है दोबारा जो है पुरतशद्दद वाक़यात जिसमें हमारे जो है नौजवान शहीद हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है सारी सिविल सोसाइटी की भी मैं देख रहा हूँ, आज भी अगर आप कॉलम देखें सारे अखबारों के, दुनिया न्यूज़ देख लें, जंग देख लें, हमारे जो एंकर हजरात हैं, मेरा ख्याल है सारे इस मामलात को जो है वो संजीदगी से देखकर सबको यही मशवरा दे रहे हैं कि आप सारे लोग जो हैं वो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठें। ठीक हो गया। नवाब इफ्तिखार साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो एक्सपेक्टेशंस थी कि जरदारी साहब प्रेसिडेंसी में आएंगे, वो बातें करते थे कि हम मीडिएशन के लिए तैयार हैं, हम जो है वो आर्बिट्रेटर बनेंगे, हम मुज़ाकरात करवाएंगे, फिर मुफाहमत की जो बातें जरदारी साहब से मंसूब की जाती रही हैं कि जरदारी साहब मुफाहमत के बादशाह हैं, वो मुल्क के लिए मतलब बीइंग अ प्रेसिडेंट भी अब कोई रोल प्ले करेंगे। अभी तक हो ये रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई बात होती है, पीपल्स पार्टी कहती है जी ये फैसला करें, हम फिर देखेंगे, ये जी बैन का फैसला ये करें, हम फिर देखेंगे, ये फलानी चीज़ का फैसला गवर्नमेंट करे, हम फिर देखेंगे। सीरियस एफर्ट्स पीपल्स पार्टी की तरफ से फ्रंट फुट पर आके नहीं हो रही, उसकी क्या वजह है? देखिए, जरदारी साहब का जो पहला एड्रेस था पार्लियामेंट को, उसमें उन्होंने ये पेशकश की थी कि वो इन्हें एक साथ बिठाने को तैयार हैं और सब पार्टीज एक स्टेप पीछे हटें और आपस में चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी साइन कर लें और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो था उसे भी आगे लेकर चलने वाली बात। अगर आपने देखा फिर उनकी स्पीच का जो रद्द अमल PTI की तरफ से आया, जिस तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, सारा कुछ हुआ, उसके बाद भी जितने भी मौके आए उस पर जरदारी साहब ने कोशिश की गवर्नमेंट को भी और इन्हें भी इन चीज से बात रखने की कि एक दूसरे के खिलाफ इंतहा पर ना जाए। मगर जब एक तरफ से मुसलसल ये बात आती थी कि हम आर्मी चीफ से बात करेंगे, ISI चीफ से बात करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज से बात नहीं करेंगे, फिर दूसरे लम्हे उनकी तरफ से ये बात आती थी कि हमें सारी तकलीफ भी ISI से और आर्मी चीफ से है। फिर उनके ऊपर सब वो बातें भी हो रही थी कि अगर ऐसा हुआ तो ये मुझे इल्ज़ाम होंगे, अगर फलां हुआ तो ये सारी बातें। तो उस वक्त भी जरदारी साहब की तरफ से ये बार बार बात की जा रही थी कि जनाब आप इन चीज़ों की तरफ ना जाएं और अपने मामलात खुद बैठ कर हल करें, पॉलिटिकल पार्टीज और कोई वजह नहीं है। लेकिन नवाब जरा साहब, इस वक्त जिस कमांडिंग पोजीशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ऐसा नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी कोई सीरियस बात करे गवर्नमेंट के साथ और गवर्नमेंट उसको नॉन सीरियसली ले? अभी जिस तरह मलिक साहब कह रहे हैं कि उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, उनके ऊपर फेक FIRs हो रही हैं, पीपल्स पार्टी माहौल को ठंडा करने के लिए गवर्नमेंट को क्यों नहीं समझाती कि आप लोग भी एक कदम पीछे हटें? सिर्फ उनका काम नहीं है एक कदम पीछे हटना, बीइंग इन गवर्नमेंट ये आपके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इसकी एफर्ट करें। देखिए, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये जो भी सूरत हाल है ये सारी डिस्कशन असेंबली में ही होगी ना। इकट्ठे बैठने से जब आप स्पीकर के पास जाके बैठते हैं और असेंबली इजलास से पहले और उसके कमरे में बैठ के ये चीजें तय होती हैं कि इजलास किस तरह चलाना है, आज किस तरह करना है, क्या सारा कुछ, तो सारी चीजें तो फिर जब उन बातों पे डिस्कशन हो सकती है तो इन पे क्यों नहीं हो सकती? अगर आप इन चीजों पर तैयार हो जाएं तो कोई वजह नहीं है कि सारे बैठे। जब 18वीं तरमीम के ऊपर नून लीग भी बैठी, PTI भी बैठी, बाकी जमातें भी, और अल्लाह के फजल से पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम कराई और उस वक्त देखा कि कितने कैसे हालात थे कि भी उस वक्त भी तो कोई एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहा था। मगर फिर तमाम बैठे और उन्होंने 18वीं तरमीम की, प्रेसिडेंट ने अपने सारे इख्तियारात असेंबली को दिए, सारा कुछ किया। तो ये सारी चीजें अब भी हो सकती हैं
बात है कि अगर नीयत आप सही। बना लें कि मुल्क को आगे लेकर चलना है, हमने डेमोक्रेसी को मजबूत करना है, पॉलिटिकल पार्टीज को मजबूत करना है, सिस्टम को मजबूत करना है, तो फिर ये सब मसला चीजें मसला मसला बिल्कुल सारा नीयत का है। नीयत होगी तो फिर तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन हमें नीयत का फुकदान हर तरफ दिखाई दे रहा है। नवाब इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मलिक शफकत अवान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मजहर इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों ने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुल्क की मईशत को लेकर कुछ अहम चीजें हैं जिनको डिस्कस करेंगे। कहीं ना जाइएगा, स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, मुल्क की मईशत इस वक्त शायद हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। रवां हफ्ते महंगाई की शरह में एक मरतबा फिर इजाफा हुआ है और ये नए माली साल में मुसलसल चौथा हफ्ता है जिसमें महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है और हुकूमत इसमें कमी लाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही हुई है। एक तो इसमें डेफिनेटली बड़ा फैक्टर जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लेकिन साथ ही हुकूमत की तरफ से ऐसे जो ऑर्डर्स हैं, हुकूमत की तरफ से ऐसे इक़दामात थे जो शायद इन चीज़ों में कमी करने में जो है वो अपना पॉजिटिव रोल नहीं प्ले कर पा रहे। हुकूमत अब शायद थोड़ी संजीदा हुई है अपने अखराजात की कमी को लेकर, और जो बड़े अरसे से एक बहस चली आ रही थी कि जब तक हुकूमत अपने एक्सपेंडिचर्स को कम नहीं करेगी तब तक इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट के चांसेस कम हैं। कल से अब ये खबरें आ रही हैं कि ब्यूरोक्रेसी, जजेस और पार्लियामेंटेरियंस की जो मराहत हैं जिनमें बिजली के फ्री यूनिट्स हैं और फ्री पेट्रोल है, उसको ख़त्म करने के हवाले से हुकूमत संजीदा हुई है। इसका कितना इम्पैक्ट होगा? फिर IMF जो सख्त से सख्त शराइत IMF ने लगाई हैं और उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट आवाम पर हो रहा है, उससे हुकूमत को कैसे रिलीफ मिलेगा? हुकूमत आवाम के लिए कुछ पॉजिटिव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? प्रोग्राम के हिस्से में इसको डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, डॉक्टर कैस असलम साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जो एक फैसला आप सामने आया हुकूमत की तरफ से कि हुकूमत संजीदगी से कंसिडर कर रही है कि जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, जजेस हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनकी मराहत को कम किया जाए, आप समझते हैं कि इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट इस सेंस में होगा कि गवर्नमेंट ने खुद से भी चीज़ों को बेहतर करना शुरू की है? जी शुक्रिया। बात यह है जी कि ये बात तो हम इकोनॉमिस्ट भी और IMF भी कई साल से कह रही थी कि ये अनफेयर है कि कुछ लोग मुफ्त बिजली और पेट्रोल इस्तेमाल करें और बाकियों पे उसका बोझ डाला जाए। तो यस, इन पे जब आप डालेंगे तो शायद मॉरली जो है वो अवाम से भी कमी करने की कोशिश करेंगे। मगर जो महंगाई की बात आप कर रहे हैं वो इसके अवामिल जो हैं वो और हैं। पहली बात तो ये है कि 20% पे जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि ये बिजली जो है इससे को कम करना पड़ेगा, ये ऊपर रही तो इन्फ्लेशन ऊपर रहेगी। तीसरी बात ये है कि मुल्क में पैदावारियत जो है, असल तो इशू प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो है प्राइस कंट्रोल कमेटियां उस लेवल पे काम नहीं करती हैं, रिश्वतें लेते हैं। तो चीजें जो है, पहला स्टेप अगर ये ले लें तो बहुत अच्छा स्टेप होगा, मगर इसके साथ साथ और बहुत कुछ करने वाला है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो दीगर स्टेप्स हैं जो आप समझते हैं कि जिसका इम्पैक्ट इससे ज्यादा हो सकता है, आपको लगता है कि इस वक्त IMF की टफ कंडीशंस के साथ हुकूमत उन इक़दामात को जो है वो उठाने के लिए कोई थोड़ी सीरियस हो सकती है, या अगर एफर्ट करे भी तो IMF वो हुकूमत को करने देगी? देखें, IMF जो है वो इकोनॉमी को स्ट्रीमलाइन करने की बात करती है, वो कंपटीशन की बात करती है, वो ट्रांसपेरेंसी की बात करती है। IMF बिल्कुल मुल्क को बिठाने की बात नहीं कर रही, वो पॉवर्टी एलिमिनेशन की बात करती है। मगर जब हुकूमत जो अपने वाक़फों को, दूसरों को मराते दे और IMF के बंद यूनिटों को भी पैसे दे, IMF बिल्कुल ऐसी बात नहीं कर रही। वो कहती है कि रिस्ट्रक्चर करें अपनी चीजों को। तो मैं ये मानने को तैयार नहीं तो सारा आप IMF पे डाल दें। आप खुद वो ओलिगार्क बनाए हुए हैं, जब तक आप उनको नहीं तोड़ेंगे
आप चीजों को ठीक नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी काफी अरसे से हम आईपीपीज को डिस्कस कर रहे थे कि आईपीपीज हमारे गले का तौक बने हुए, आम आदमी की जिंदगी आईपीपीज ने अजीरन कर दी, मुल्क की मईशत को एक बहुत बड़ा टीका आईपीपीज की तरफ से लगता है। अभी जो बड़ा सीरियसली पब्लिक की तरफ से आईपीपीज को लेकर जो कंसर्न्स उठाए जा रहे हैं, जमात इस्लामी का धरना शुरू हो गया, फिर डॉक्टर गौहर एजाज साहब वो आईपीपीज के मामले को अदालत में लेकर जाने का ऐलान कर चुके हैं, और लोगों को अब इस हवाले से काफी इंफॉर्मेशन भी मिली है कि किस तरीके से कितनी इनकी कैपेसिटी है, कितने ये हमसे चार्ज कर रहे हैं और कितना ये हमसे लूट रहे हैं। आप समझते हैं कि इसका भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकल सकता है, और अगर आईपीपीज से हम छुटकारा नहीं तो कम से कम अपने मुआहदों को दोबारा रिव्यू करते हैं, चीजों को थोड़ा बेहतर नेगोशिएट करते हैं, उससे भी हमारी इकोनॉमी में काफी इंप्रूवमेंट आएगी? हालांकि बहुत जरूरी है। देखें, बात यह है कि हुकूमत सीरियस है क्योंकि उनके दोस्तों के ये सारे आईपीपीज हैं। बात यह है कि सिंपली ये है कि अगर हुकूमत आईपीपी को खरीद ले और ये मुद्दे खत्म हो जाते हैं। दूसरा, हुकूमत खुद जो है इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाए इन आईपीपी के खिलाफ और कहे कि जी हम विजिट करना चाहते हैं, तो चीजें हो जाती हैं। मगर हुकूमत ही सीरियस नहीं है, ये हुकूमत उसके पास नहीं है। बट आई थिंक ये चीजें बहुत जरूरी है कि आईपीपी वाला मसला हल करें, वरना आपकी इकोनॉमी बिल्कुल नहीं चलेगी। इस तरह बंद यूनिट्स को आप पैसे देते रहें और बाकी कौम की मईशत ना चले। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अपनी और पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपसे ये सवाल करूं, एक तो चले जो बंद यूनिट्स हैं या जो पुराने हैं उनका तो ऑडिट होना जरूरी है कि आया जिस कैपेसिटी के वो हमसे पैसे ले रहे हैं वो उतनी कैपेसिटी पर काम करने की सलाहियत भी रखते हैं या नहीं। लेकिन जो यूनिट्स, जो पावर प्लांट्स उतनी कैपेसिटी की सलाहियत रखते हैं जितने का मुआहदा उनका हुकूमत के साथ है, क्या उनको कैपेसिटी चार्जेस देना जस्टिफाई होता है? क्योंकि मैंने जो स्टडी किया है कि अगर गर्मियों में हुकूमत को बिजली की तलब पूरे मुल्क में 20,000 मेगावाट है और सर्दियों में 10,000 मेगावाट है, तो हुकूमत को सर्दियों में भी 20,000 मेगावाट का बैकअप रखना पड़ता है, जिसके लिए इन पावर प्रोड्यूसर्स को कैपेसिटी चार्जेस देना पड़ते हैं। तो जो फुल कैपेसिटी पर चल सकते हैं उनको ये कैपेसिटी चार्जेस देना जस्टिफाई होता है? मतलब रेट्स तो चले, अदरवाइज चीज है ना कि क्या किस रेट के ऊपर करना है, लेकिन उनको देना बनता है। बात यह है कि कैपिटलिज्म में कंपटीशन कराया जाता है। कैपिटलिज्म में जो है प्रोड्यूसर को पता होता है कि कब उसकी सेल ज्यादा होगी, सेल कम होगी। ये स्टेट कैपिटलिज्म जो है ये किसी भी फिलॉसफी, इकोनॉमिक फिलॉसफी का हिस्सा नहीं है कि आप सोसाइटी भी बिल्ड करें, लोगों से पैसे लें और जो कैपेसिटी चार्जेस। बात यह है कि कैपेसिटी बढ़ाई तो इसलिए गई थी ना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी मुल्क में। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन ही नहीं हो रही तो आम सारस पे उसका बोझ क्यों डाला जा रहा है? इसको 3 हिस्से में डिवाइड करें, एक हिस्सा आईपीपीज पे डालें, एक हिस्सा गवर्नमेंट पे डालें, एक हिस्सा कंज्यूमर पे डालें, चीजें ज्यादा बेहतर हो जाती हैं। तो मैं एग्री करता हूँ कि ये सर्दियों और गर्मियों का इशू नहीं है। ये तो बिजली जितनी बिकती है उतनी के पैसे लेने चाहिए इन दी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कॉस्ट जो है वो रैशनलाइज कर लेता है हम प्रोड्यूसर, तो उसका एक तो फॉर्मूला हमने दिया हुआ है MCDR, जहाँ मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर आ जाए, उस पे बिका सकती है। लेकिन हमारे तो यहाँ पे डॉक्टर साहब मसला ये है ना कि शायद आईपीपीज के साथ जो मुआहदे हुए हैं उनका भी इतना बड़ा मसला ना हो। अगर हुकूमत के जो इदारे हैं, बिलखसूस जो एनर्जी रिलेटेड इदारे हैं, वापडा है खासतौर पे, वो अपना काम बेहतर तरीके से करे, बिजली की चोरी को रोके, मेक श्योर करे कि जो लोग बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्स दे, जो नहीं दे रहे उनके खिलाफ कार्रवाइयां हों, तब भी शायद जो बर्डन है वो आपके और मेरे जैसे शख्स पर ना पड़े जो अपना बिजली का बिल बाकायदगी से अदा करता है। और शायद हमारे ये जो कारखाने बंद हो रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री को जो इतना बड़ा इससे फर्क पड़ रहा है, नेगेटिव इंपैक्ट जा रहा है हमारी इंडस्ट्री के ऊपर, वो ना जाए। मैं आज एक खबर पढ़ रहा था कि लाहौर के सनतकार जो हैं उन्होंने भी अपनी फैक्ट्रियां बंद करके चाबियां हुकूमत को देने का ऐलान कर दिया कि नहीं चला सकते हम सरकार इस तरह चीजों को। तो अगर माहौल ये बन जाएगा कि कारखाने बंद हो जाएंगे, पहले ही हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहे, हमारी जो है वो ग्लोबल मार्केट में हमारी चीजों की रसाई नहीं है, तो जो 4-5 चीजें बन रही हैं वो भी खत्म हो जाएंगी, तो क्या होगा डॉक्टर साहब?
देखिए बात यह है कि कहीं ना कहीं सख्त डिसीजंस लेने पड़ते हैं। हम के वेज में नहीं जा सकते, हम बिजली के बगैर नहीं रह सकते, मगर उसके साथ साथ ये कहीं नहीं दुनिया में है कि आप इतनी महंगी कर दें बिजली के कारखाने भी बंद हो जाएं और सारिफ जो हैं वो चीख उठे। आप देखें मेरे जैसा आदमी है, इस दफा अपने बच्चे की फीस नहीं दे सका क्योंकि बिजली का बिल देना था। ये क्रिमिनल है और इस क्रिमिनलिटी में हुकूमत बराबर शरीक है। ये ऐसे नहीं होता है। आप कंपटीशन करा दें बिजली वालों को कि जी सीधी सीधी बिजली सामने। और आपकी बात सही है कि करप्शन और मिसमैनेजमेंट और जो गवर्नमेंट के अदारे हैं उनकी कारकर्दियां इसमें शामिल हैं। और वो जो चोरी है बिजली की उसमें 70% या 60% तो हुकूमतें करती हैं, हुकूमत के अदारे करते हैं। 20% जो है इंडस्ट्रियलिस्ट और पार्लियामेंटेरियंस करते हैं और 20% कुंडियां लगाई हुई हैं अवाम ने, जिसका दाव लग रहा है। सिर्फ आपका और मेरा दाव नहीं लग सकता क्योंकि हमें अपने नाम का फिक्र है, हमें फिक्र है। लेकिन हमारे पे हुकूमत का पूरा दाव लग रहा है ना डॉक्टर साहब। वो तो उनके पैसे भी हमसे ले रही है हुकूमत का, जो शायद पूरी तरह इलेक्टेड भी ना हो। अब आप देखें अमेरिका ने भी करारदाद पेश की है, इंग्लैंड में भी बात हो रही है पाकिस्तान के बारे में। तो ऐसे ही तो नहीं हो जाता, चीजें गड़बड़े हैं तो चीजें चल रही हैं। दूसरे मुल्क फिक्रमंद है आपके लिए मगर आप अपने लिए फिक्रमंद नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया, यही मेजर कंसर्न है। जब हम खुद के लिए फिक्रमंद होंगे तो शायद चीजें भी बेहतर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर असलम साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, मुमताज़ माहिर मईशत डॉक्टर कैसर असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। मसला नीयत का है, जो हम पहले भी पार्ट में बात कर रहे थे। नीयत होगी चीजें बेहतर हो जाएंगी। जब हम खुद के लिए सोचेंगे, लोगों के लिए हुक्मरान तबका फैसला करेगा तो इनको भी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ये जब निकलेंगे तो इनको गालियां नहीं पड़ेंगी, लोग इनकी तारीफें करेंगे, इनको खुशामदीद करेंगे, कहेंगे, इनके साथ बैठेंगे, इनके साथ अच्छे तरीके से बातचीत करेंगे। आज हुकूमत में बैठे लोग भी पब्लिक में जाकर जो है वो शायद ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि पब्लिक उनको अच्छे तरीके से ट्रीट करें। क्यों? सिर्फ इस वजह से कि सिंसियर नहीं है ना वो पब्लिक के साथ, और शायद कहीं ना कहीं पब्लिक भी अपने साथ खुद सिंसियर नहीं है। हमें ये सिंसियरिटी जो है वो लानी पड़ेगी, पॉजिटिवली चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, अदरवाइज चीज़ें मज़ीद ख़राब होंगी और शायद फिर ऐसी स्टेज पर चली जाएं जहां से इम्प्रूवमेंट के कोई चांसेस ना हों। आज के प्रोग्राम से इतना ही। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।